नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 3 तस्वीरें जरा देखने की कोशिश कीजिए। इनकाउंटर की ऐसी तस्वीर कभी आती नहीं है। इनकाउंटर से पहले भी है, इनकाउंटर शुरू हुआ वो भी तस्वीर है और इनकाउंटर के बाद की भी तस्वीर है। जी, ये दौर मोबाइल का है। मोबाइल में जिसने जो पकड़ लिया, इस देश की तमाम सियासत, इंस्टीट्यूशन, सत्ता, सरकार, सबको वो हिला कर रख देता है। तो ये मोबाइल इनकाउंटर है और इस इनकाउंटर के मद्देनजर आज दस्तक में बात जरूर होगी। जो कहा जा रहा है, जिस रूप में कहा जा रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जो भीड़ है और सामने इनकाउंटर हो रहा है, अदालत में सभी का मामला चल रहा है, सिमी के तमाम आरोपी आतंकवादियों का। लेकिन इन सब के बीच देश में वाकई अंधेरा घना है। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि जिन मुद्दों के आसरे आज दस्तक का जिक्र होना है, उसमें शुरुआत करेंगे इस बात को लेकर, माँ बाप जो अपने बच्चों को बेहद प्यार करते हैं, क्या वही हवा में जहर भरते हैं? पहली रिपोर्ट। $200 करोड़ ये बच्चों का आंकड़ा है। दुनिया भर के बच्चों की तादाद जिनकी सांसों में जहर लगातार जा रहा है। और हवा में घुलते जहर को दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा बच्चे महसूस कर रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं तो वह उत्तर भारत ही है। जी, जो सवाल दीपावली की सुबह सुबह उठा कि दिल्ली की धुंध की चादर में जहर घुला हुआ है और बच्चों की सांसों में 90 गुना ज्यादा जहर समा रहा है, तो ये महज दीपावली की अगली सुबह का अंधेरा नहीं है, बल्कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत में 8 करोड़ बच्चों की सांसों में लगातार जहर जा रहा है। और दीपावली का मौका इसलिए बच्चों के लिए जानलेवा है क्योंकि खुले वातावरण में बच्चे जब सांस लेते हैं तो प्रदूषित हवा में सांस लेने की रफ्तार सामान्य से दुगनी होती है, जिससे बच्चों के ब्रेन और इम्यून सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है। और यह कितना घातक रहा होगा क्योंकि दीपावली की रात से ही 30 गुना ज्यादा जहर बच्चों की सांसों में गया। लंग्स, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स पर सीधा असर पड़ा। They started burning crackers. All my brothers burned crackers except me and my real brother. So I felt really bad that I had worked so hard on those campaigns and my family was on their own doing that. तो क्या दीपावली की रात से ही दिल्ली जहर के गैस चैम्बर में बदलने लगी? क्योंकि यूनिसेफ की रिपोर्ट की माने तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र साउथ एशिया ही है, जहां एक छोटे तबके के जीवन में बदलाव आया। उसने गाड़ियों की तादाद, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, एसी का उपयोग, लकड़ी कोयले की आग, फैक्ट्रियों का धुआं, सब कुछ जिस तरह हवा में घोल दिया, उसका असर यही हुआ कि 62 करोड़ बच्चे सांस की बीमारी से जूझ रहे हैं और इनमें से सबसे ज्यादा बच्चे भारत के ही हैं। भारत के 30 करोड़ बच्चे जहरीली हवा से प्रभावित हैं। साउथ एशिया के बाद अफ्रीका के 52 करोड़ बच्चे, तो चीन समेत पूर्वी एशिया के 42 करोड़ बच्चे सांस लेते वक्त जहर लेते हैं। यानी जो सवाल दीपावली की अगली सुबह यानी आज दिल्ली की सड़कों पर धुंध के आसरे के जरिए नजर आया, वो हालात कैसे, किस तरह हर दिन 5 लाख बच्चों की जान ले रहे हैं, 2 करोड़ बच्चों को सांस की बीमारी दे चुका है, 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों के ब्रेन पर असर पड़ चुका है, 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर चुका है। बावजूद इसके दिल्ली की रात बारूद बनकर दिल्ली में कहर बरपाती रही और वही माँ बाप इसमें शरीक हुए जो अपने बच्चों की तकलीफ देख नहीं सकते। मुश्किल इतनी बार नहीं कि हमने लिख दिया अंधेरा घना है, एक रिपोर्ट दिखा दी, वाकई अंधेरा घना है। सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले उस बीच में आइए जरा समझने की कोशिश करें कि कोई इनकाउंटर अगर होता है, उस इनकाउंटर से पहले की क्या ऐसी मोबाइल तस्वीरें कभी आपने देखी? 5 दिख गए नहीं, पूरे 8 हैं। हम पीछे पीछे आए ना, हम तो पूरा गांव पीछे आए ना, 8 हो गए, 6 हो गए। सिग्मा 113 कंट्रोल, ये आर्मी भी आ गई है। कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे से खिसकने की फिराक में है, चारों तरफ से घिरवा दो,
चारों तरफ से गिरवा दो। 2 बैठे हैं, एक लंगड़ा रहा, चलते नहीं बन रही है। गजब का दौर है ना ये, लेकिन बात यही नहीं रुकेगी। एक स्थिति और आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली में हवा में जहर आपने देख लिया, कश्मीर में कौन सा जहर किस रूप में कैसे घुमड़ रहा है, और बच्चों की जिंदगी ऐसा लग रहा है भविष्य अंधेरे में। जरा इस रिपोर्ट को भी देखिए। ये तस्वीरें बच्चों के अंधकार में डूबते भविष्य की हैं। स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिखे जिन शब्दों के आश्रय बच्चे देश दुनिया को पहचानने निकलते हैं, खुद को जानते हैं, समाज को समझते हैं, अगर उन्हें ही आग के हवाले कर दिया गया तो इससे बड़ा अंधेरा और क्या हो सकता है। तो पहली बार कश्मीर घाटी में अंधेरा इतना घना है कि बीते 3.5 महीनों से 2 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, और बीते 2 महीनों में 12,700 बच्चों के 25 स्कूलों में आग लगा दी गई। घाटी की सियासत और संघर्ष के दौर में यह सवाल बड़ा हो चला कि बच्चों के स्कूल में आग किसने और क्यों लगाई। लेकिन यह सवाल पीछे छूट गया कि आखिर बच्चों का दोष क्या जो उनके स्कूल खुल नहीं पा रहे। कल्पना कीजिए, आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन से लेकर अलगाववादी नेता यासीन मलिक और सियासत करने वाले उमर अब्दुल्ला से लेकर सीएम महबूबा मुफ्ती तक, हर कोई यही सवाल कर रहा है कि स्कूलों में आग क्यों लगाई जा रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस सच से हर कोई बेफिक्र है। आखिर वादी के शहर में बिखरे 11,192 स्कूल, वादी के ग्रामीण इलाकों में सिमटे 3,280 स्कूल बीते 115 दिनों से खुले क्यों नहीं। और इस दौर में क्या राज्य, सिस्टम सब कुछ अस्त व्यस्त हो चला है, या फिर आतंक की गिरफ्त कुछ इस तरीके से हो चली है कि कश्मीर घाटी देश के लिए एक ढाल बन गई है, जहां पर घाटी में जो हो वह घाटी तक ही सीमित रहे। तो क्या पत्थर फेंकने के आगे के हालात कश्मीर के भविष्य को ही अंधेरे में समेट रहे हैं? क्योंकि आतंक की हिंसा और संघर्ष के दौर में करीब 80 कश्मीरी युवक मारे गए, ये सच है। लेकिन इस सच से हर कोई आंख चुरा रहा है कि बीते 3.5 महीनों में घर में कैद 2 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं। जिन 25 सरकारी स्कूलों में आग लगाई गई, उसमें 6 प्राइमरी स्कूल हैं, 7 अपर प्राइमरी स्कूल हैं, 12 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। जो इसमें हमारे किताबें थे वो भी जल गए, हमारा क्लासरूम जल गया। अब हमें चाहते हैं कि हमारा स्कूल नया हो, फिर से रिस्टोर हो। सरकार को चाहिए कि हमें प्रोटेक्शन दे, फिर सभी इसके बाद एग्जाम्स दे, तो जलाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिए जाए। स्कूल चलाए, पता नहीं अब हम क्या करें, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इस स्कूल जलाने में, कॉलेज जलाने में। तो और अनंतनाग और कुलवाम के इन 25 स्कूलों में पढ़ने वाले 12,000 बच्चों का दर्द यही कि कल तक वह किताब और बैग देखकर पढ़ने का ख्वाब तो संजो लेते थे। इनके माता पिता भी बच्चों को गाहे बगाहे स्कूल की दिशा में ले जाते थे, वहां इनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी मिल लेते थे। लेकिन इन बीते 2 महीनों में जो सिलसिला स्कूलों में आग लगाने का शुरू हुआ, उसका असर बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है। और ये सवाल घाटी के अंधेरे से कहीं ज्यादा घना हो चला है। अगर बच्चों को कागज पेंसिल किताब की जगह महज कोरा ब्लैक बोर्ड मिला, तो वो उस पर आने वाले वक्त में क्या लिखेंगे। अंधेरा वाकई घना है, चेहरा ढक कर कहना पड़ता है, स्कूल हमारा क्यों नहीं खोलते, हमारे बच्चे हमारे तरह अनपढ़ ना रह जाएं। हालात कितने बद से बदतर है। एक दूसरी तस्वीर अब हम आपको दिखलाते हैं। ये तस्वीर तब की है, इनकाउंटर से पहले देख लिया। अब इनकाउंटर जब हो रहा था तब क्या हो रहा था, वह भी मोबाइल पर। पत्थर मार देंगे। इनके पास तो नहीं बंद है, इनका तो नहीं बंद मुश्किल इतनी बार नहीं है, मुश्किल तो इसके आगे शुरू होगी जब सिलसिला बताया जाएगा कि दरअसल ये सब किस रूप में कैसे हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बच्चों भर का नहीं, वातावरण तो इतना जहरीला हो चला है, बारूद उसमें इतना भर चुका है। यह अंधेरा घना शब्द भी छोटा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि प्रवासी पक्षियों को भी महसूस होने लगा है शायद हवा में जहर घुल चुका है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। ये फिल्मी गीत है,
और हर शख्स जानता समझता है वाकई सरहद तो मनुष्यों ने बनाई, इसमें पंछी हवा का क्या लेना देना। लेकिन ये किसे पता था कि सरहदों पर हवा में घुलता बारूद अब पक्षियों को भी सरहद की पहचान कराने लगा है। जिस कश्मीर घाटी में हर बरस अब तक साइबेरिया, पूर्वी यूरोप, चीन, जापान, फिलीपींस से दसियों हजार प्रवासी पक्षी पहुंच जाते थे, इस बार सीमा पर लगातार फायरिंग और पाकिस्तान की सीमा से जिस तरह बार बार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, मोर्टार से लेकर तमाम तरह से बारूद फेंका जा रहा है, उसका असर यही कि सीमा पर पहाड़ों से निकलती झीलें भी सूनी पड़ी हैं। जिस अंदाज से इन पक्षियों की कमी कश्मीर में देखी जा रही है, उसको लेकर भी जानकार भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को वजह मान रहे हैं। दरअसल जितने भी पक्षी कश्मीर के इन झीलों में आते हैं, उनका रास्ता नियंत्रण रेखा से ही होता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही वो कश्मीर में दाखिल होते हैं। लेकिन जिस अंदाज से करीब पिछले 1 महीने से लगातार नियंत्रण रेखा पर भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी गोलीबारी हो रही है, वो कहीं न कहीं इन पक्षियों को कश्मीर में दाखिल होने में बड़ी रुकावट बन रही है। गंगाबल, विश हेस्नर, गाडसार, इस बार प्रवासी पक्षी यहाँ कहीं नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी में हर बरस सितंबर के आखिरी में दुनिया भर से सबसे विशिष्ट पक्षियों का झुंड तकरीबन 15,000 की तादाद में अब तक पहुंच जाता है। लेकिन इस बार हालात ऐसे कि घाटी के हरकाहार, सिरकुंड, हायगाम और शलाला बाग सूने पड़े हैं। तो क्या पहली बार कश्मीर घाटी की हवा में भी बारूद कहीं ज्यादा है? क्योंकि पक्षी विशेषज्ञों की भी माने तो जो प्रवासी पक्षी कश्मीर घाटी पहुंचते हैं वो अति संवेदनशील होते हैं, और अगर पहली बार घाटी के बदले कोई दूसरा रास्ता प्रवासी पक्षियों ने पकड़ा है तो ये हालात खासे खतरनाक हैं। गोलाबार उनसे भी इनको बहुत सी मतलब आया रुकावट कि ये गोलाबारी जो हुई वहाँ पर सरहद पर, और यहाँ पर भी जो शेलिंग हो रही है, इस दुआ की इस वजह से भी वो यहाँ से नहीं आ सके। और असर इसी का कि वादी के प्रसिद्ध रिजर्वायर वुल्लर, मानसबल और डल लेक भी सूने पड़े हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन और अशरफ वानी की रिपोर्ट थी। तो अंधेरा किस रूप में कितना घना है, क्या कल्पना की जा सकती है? चलिए अब उसके आगे की हम तस्वीर दिखाते हैं, जिसका जिक्र हमने इनकाउंटर को लेकर किया था। इनकाउंटर हो गया, उसके बाद पीछे मामा पीछे यार, तुम हत्या निकालो। ये किसने रोका? रख दो बस। अरे एक और अरे एक और नहीं यार, वीडियो बना रहे हो तुम ऐसे में। जी, इनकाउंटर तो यही होता है, सामने खड़ा है, ठोक दिया। यकीनन आइए कुछ सवाल हर जहन में होंगे, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल इनकाउंटर तो इस देश में शुरू हो चला है इस इनकाउंटर को लेकर। और शायद जिस बात का जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं कि अंधेरा वाकई घना है, तो आइए चंद सवालों के साथ इस इनकाउंटर को भी परख लें। तो वीडियो की इन 2 तस्वीरों ने तो साफ कर दिया कि यह दौर मोबाइल का है, क्योंकि पुलिस इनकाउंटर की मोबाइल तस्वीरें जिस तरह मीडिया के पास आई, उसके 2 मतलब हैं। पहला, पुलिस ने ही वीडियो जारी करवाया जिससे हर कोई माने कि इनकाउंटर हुआ है, और दूसरा, गलती से वीडियो वायरल हो गया जिसने इनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो इन वीडियो के आने के बाद आईजी पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और जो बात सुबह से नहीं कही जा रही थी उसे आईजी ने हथियारों की जब्ती से लेकर इनकाउंटर में चली गोलियों का जिक्र कुछ इस तरीके से किया। हम लोगों ने उन बदमाशों के 2 के पोजीशन से 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वही विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं, जिनमें 1-1 राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। यानी जो आईजी ने कहा वो हथियार ना तो घटना स्थल पर वीडियो बनाते वक्त दिखाई दिए, न ही इनकाउंटर स्थल पर 47 राउंड गोलियां मिली, जिसका जिक्र आईजी ने किया।
तो कुछ गंभीर सवाल यहीं से शुरू होते हैं। पहला, सेंट्रल जेल का सीसीटीवी बंद क्यों हो गया? दूसरा, 3 अलग बैरकों की चाबियां कैसे बन गई? तीसरा, 35 फीट ऊंची दीवार क्या वाकई चादर को रस्सी बनाकर 8 लोग पार कर सकते हैं? चौथा, पहले गेट पर राधेश्याम यादव की हत्या, दूसरे गेट पर सुरक्षा कर्मी को बांधना और तीसरे गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी को कुछ ना होना और 5 फीट की दीवार इन 8 सिमी आतंकवादियों द्वारा फांदना। यानी ये सब करने के 8 घंटे बाद 10 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में कुछ इस तरह पहाड़ी पर नजर आना, जहां से इन्हें वीडियो में उतारा गया और वीडियो से उतारने की दूरी 50 मीटर से भी कम की। तो फिर 2 सवाल। जब सिमी आतंकवादी आम लोगों की तरह कपड़ों में थे तो वह सुनसान इलाकों में क्यों पहुंचे? यानी जेल से भागे हुए ना दिखते हुए भी गांव वालों ने सुबह सवेरे इन्हें संदिग्ध माना। खुद गांव के सरपंच की मौजूदगी में इनकाउंटर हुआ, जिसे मोबाइल से शूट किया गया और जिस मोबाइल से शूट किया गया वो 25 से 40 मीटर से ज्यादा पकड़ ही नहीं पाता। तो इतने छोटे दायरे में 8 सिमी आतंकवादियों का इनकाउंटर से पहले वीडियो बनाया गया। फिर ग्राउंड जीरो पर जब कोई इनकाउंटर में चली गोलियां नहीं मिली तो क्या ये एक तरफा इनकाउंटर था? और यहीं से शुरू होती है एक दूसरी थ्योरी, यानी जेल तोड़कर सिमी के 8 आतंकवादी भागे जरूर, लेकिन तीसरे गेट पर पकड़ में आ गए और उसके बाद जो हुआ वो वीडियो के जरिए हर किसी ने देख लिया।